मकसद है एक बेस्ट ज़िंदगी जीना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना। जीवन हमको एक बार मिला है ना? तो हम एक अच्छी जीवन जीने के हकदार हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते हैं और अपना जीवन रोते हुए या खराब करते हुए। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या? सबको क्लियर आ रही है या निशि जी को केवल नहीं आ रही है? मकसद है वो एक अच्छी ज़िंदगी को जीना है ना? और इसी के लिए ये सब चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, कैसे हीलिंग हो गया या किसी से बातचीत करके कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसी के आगे की चीज़ आज हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा ना आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन मतलब कि सोचो अपने मनचाही ज़िंदगी के बारे में और उसको पालो, ऐसा लोग मतलब देते हैं, ऐसे बताते हैं कि हम आप उसके बारे में सोचते हैं, अफ़र्मेशन करते हैं और उसको पा लेते हैं। लेकिन सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना भी आसान नहीं होता है ना? इसके पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ लॉ होता है, उसको पूरा फ़ॉलो करना पड़ता है, फिर ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आने लग जाता है। तो कई बार होता है कि जब हम इसको अपने विचारों से, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स से, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लेते हैं। और मैनिफेस्टेशन होता क्या है? सबसे पहले आपको बता देती हूँ, मैनिफेस्टेशन होता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल, अपना कोई भी सपना, हमारा कोई भी चीज़ है जिसको कि हम पाना चाहते हैं जीवन में, तो आप जब अपने विचारों को मतलब सबसे पहले तो विचार ही आता है, अपने जब विचार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को अलाइन कर लेते हो, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में। हम सब कहते हैं कि सभी चीज़ें एक एनर्जी है, जैसे हमारा जीवन, हम लोग भी एनर्जी हैं, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो भी एक एनर्जी है। ये सब सिद्ध हो चुका है कि हम सब एक एनर्जी है, ठीक है? तो आप जब उस एनर्जी के साथ में इन सब चीज़ों को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को जब अलाइन कर लेते हो और सही दिशा में आगे बढ़ते हो, तो वही मैनिफेस्टेशन होता है। अब इसमें आगे मैं सब बताऊँगी कि कहाँ से ब्लॉकेज आता है, उस ब्लॉकेज को कैसे दूर करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत कुछ अच्छे शब्दों के साथ में मैं इसको शुरुआत करना चाहूँगी। जैसे जो लोगों ने मेरे साथ में शक्ति बुक पढ़ी थी, वो लोग इस चैप्टर से भली-भाँति परिचित होंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग का जीवन आज कैसा भी है, लेकिन हमें बनाया कैसा है ईश्वर ने, कैसा जीवन जीने के लिए, उस चीज़ को समझिए। तो इस बुक में आपने सबने ये बुक पढ़ी है इसके पहले, तो इस बुक के पहले ही पन्ने पर जो लिखा हुआ है, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। कितनी अच्छी और पावरफुल बात है ना? ईश्वर ने हम सबको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि हम लोग रोते रहें, बहुत सारी चीज़ों को लेके शिकायतें करते रहें। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज़ पाने के लिए बनाया गया है। यानी कि आप जो कुछ भी सोचते हो, आप वो हर एक चीज़ पा सकते हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीज़ें हासिल कर सको। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। ये आपको एक आशा और उत्साह दे सकती हैं अगर आपने इसको ध्यान से सुना कि हम अपने जीवन के साथ में अभी क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये चीज़ें आपको करनी है। आज पूरे सेशन के खत्म होते-होते आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है? तो आप वो सारी चीज़ें पा सकते हो जो कि आप चाहते हो, आपकी जो भी मनचाही चीज़ें हैं। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर रहें, परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इस जीवन में अपने सपने साकार कर सकें। पूरा सेशन इसी से रिलेटेड होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपके मन में जो भी आपके सपने हैं, ठीक है? वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हो। अगर आपके मन में सैर-सपाटे की प्रबल इच्छा है, यानी कि घूमने-फिरने की इच्छा है, तो आपको सैर-सपाटे के लिए बनाया गया है, घूमने-फिरने के लिए बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने या कोई काम करने की इच्छा है, तो आपको वो काम करने के लिए बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या कोई भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में कुछ बनने की इच्छा है, जैसे संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कार, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है, तो आपको इसके लिए ही बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए।
यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हर दिन जागने पर, रोज़ आपके मन में उमंग होनी चाहिए। जैसे नीरस तरीके से हम लोग उठते हैं, यार आज का दिन भी आ गया फिर से, ये काम करना है, वो काम करना है, इसके लिए नहीं बनाए गए। आपका हर दिन आप जागो तो आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आज हमने अफ़र्मेशन भी किया। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। ज़ाहिर है, समय-समय पर आपके जीवन में चुनौतियाँ भी आती हैं, यानी कि कुछ-कुछ रुकावटें, परेशानियाँ, ये तो आती रहती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि हम विकास कर सकें। अगर कोई मुश्किल नहीं आएगी, तो हम ग्रो कैसे करेंगे, है ना? तो इसलिए चुनौतियों को बनाया गया ताकि हम लोग और ग्रो कर सकें। लेकिन ये ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है, उसमें डूबने के लिए नहीं बनाया गया है। चुनौतियाँ दी गई हैं, अगर कोई प्रॉब्लम दी भी गई है, तो आपके विकास के लिए दी गई है, ना कि उसके अंदर डूब जाएँ, ठीक है? आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट ये सारे शब्द हैं कि आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है, जिसमें खुशी के पल गिने-चुने हों और कभी-कभार ही आएँ। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है? तो आपको किस लिए बनाया गया है? आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज़ पाने के लिए बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वो हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज़ पाने की शक्ति आपके भीतर ही है ना? हम ही वो शक्ति हैं, हम ही क्रिएटर हैं। ठीक है? तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि हर मनचाही चीज़ पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है, जो सर्वोच्च शक्ति है, जो हवा चला रही है, जो पानी बरसा रही है, जो हम लोग को जिसने बनाया है, जिसके दम पर ये पूरा संसार चल रहा है, वो सर्वोच्च शक्ति संसार पर फैली हुई है और शासन कर रही है, और हम क्या हैं? हम इस शक्ति का एक हिस्सा हैं। लगा ना बहुत पावरफुल शब्द ये हैं कि नहीं है? है ना? अब चलिए, अब एक कहानी के साथ में शुरुआत करते हैं, बहुत पावरफुल कहानी भी है। इस कहानी के साथ में शुरुआत करते हैं कि एक बार एक मज़दूर था, ठीक है? वो मज़दूर कोलकाता में रहता था और बहुत मेहनत मज़दूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। उसके परिवार में 2 बच्चे थे और उसकी वाइफ़ थी, उसकी बीबी थी, और बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद में वो केवल 8-10 हज़ार रुपए महीना ही कमा पाता था। तो कई बार बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में, खाने-पीने में, उनके पालन-पोषण में बहुत तकलीफ़ होती थी, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता था। बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी जो आमदनी है, वो उसको बढ़ा नहीं पा रहा था। तो थोड़ा उसको दुःख भी होता था कि मैं अच्छे तरीके से अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक बार उसने सुना कि उसके साथ ही एक उसका दोस्त था, जो उसके साथ ही मज़दूरी करता था। तो उसने सुना कि वो जो उसका जो दोस्त है, वो कहीं बाहर देश में, उसको सिंगापुर देश में उसको नौकरी मिल गई है और वो वहाँ पर 30-40 हज़ार रुपए महीना कमा रहा है। तो उसको भी लगा कि मैं भी जो है अपने दोस्त के साथ में बात करता हूँ, और क्या पता मुझे भी वहाँ पर अगर काम मिल जाए, तो मेरे घर में भी मेरे बीवी बच्चों का भी जीवन सुधर जाएगा। मैं भी क्या पता वहाँ पे जा सकता हूँ। तो उसने नंबर-वंबर अरेंज करके अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसको बोला, अपनी स्थिति के बारे में बताया, और उसने बोला कि मुझे भी नौकरी चाहिए। तो उसके दोस्त ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने मालिक से बात कर लेता हूँ और मिल जाएगी नौकरी, तुम भी बस अपना पासपोर्ट बनवा लो और अपने यहाँ पर आने का इंतज़ाम कर लो। तो उसने मज़दूर ने बोला कि ठीक है।
उसने भी बहुत मेहनत से सब पैसा-वैसा इकट्ठा करके पासपोर्ट तो किसी तरीके से बनवा लिया। लेकिन जब फ्लाइट की टिकट की बात आई तो क्योंकि फ्लाइट की टिकट महँगी होती है और वो पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा था फ्लाइट की टिकट का। तो बहुत उसने इधर-उधर हाथ-पैर मारे, लोगों से माँगा, अ, बहुत कोशिश करी लेकिन जो जितना पैसा उसको चाहिए था फ्लाइट की टिकट के लिए, वो अरेंज नहीं हो पा रहा था। बहुत दिनों तक कोशिश करता रहा, बहुत परेशान होता रहा, लेकिन वो फ्लाइट की टिकट अरेंज नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा कि चलो, मैं फिर से अपने दोस्त को कम से कम इतना तो बता दूँ कि उसने मेरी मदद करने की सोची, लेकिन मैं फ्लाइट का टिकट अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने फ़ोन किया अपने दोस्त को और बताया कि मैं बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं फ्लाइट की टिकट अरेंज नहीं कर पाया। तो उसके दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम शिप की टिकट ले लो, पानी के जहाज की टिकट ले लो। वो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, थर्ड क्लास की टिकट ले लेना और थोड़ा समय लगेगा लेकिन तुम यहाँ पर आ जाओगे। उसने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो उसने फिर अपना शिप की टिकट काट ली और उसने सोचा कि चलो ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो फिलहाल उसने टिकट खरीदी थर्ड क्लास की और चल पड़ा अपनी मंज़िल के लिए, निकल पड़ा अपने घर से अपने सपनों को लेकर के। जब वो जहाज में पहुँचा, तो जहाज में सब कुछ होने के बाद में रात में जब डिनर का वक़्त आया, तो उसको वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि एक पर्टिकुलर जगह में आप लोग सब डिनर के लिए इकट्ठा हो जाइए। तो वो भी चल पड़ा उस अपने घर, साथ में कुछ घर से खाने के लिए सामान लाया था। उसने बैग उठाया अपना और उस हॉल की तरफ चल पड़ा और जब वहाँ पहुँचा तो देख कर के हैरान रह गया। उस हॉल में बहुत विशाल अ, हॉल था, बहुत बड़ा कमरा था और वहाँ पर बहुत तरीके का खाना लगा हुआ था। मतलब कि चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंडियन बहुत तरीके का खाना लगा हुआ था। बहुत विशाल कमरा था और बहुत सारे लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे। वो गया, उसने देखा और सब कुछ देखा, उसे अच्छा तो लगा लेकिन फिर वो गया, ज़मीन पर कोने में चुपचाप बैठा और अपने झोले से कुछ रूखा-सूखा खाने को निकाला, जो भी वो लेके आया होगा, खाया, पानी पिया और जाके सो गया। इसी तरीके से सुबह हुई। सुबह में भी अनाउंसमेंट हुई कि ब्रेकफ़ास्ट के लिए आ जाइए, इसी तरह ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हुआ। वो वहाँ उस कमरे में जाता तो लेकिन वहाँ पर वो नीचे बैठता ज़मीन में और अपने झोले से कुछ भी रूखा-सूखा निकालता और खाता-पीता और वहाँ से फिर चला जाता। इसी तरीके से 3 दिन बीत गए और वो जो है अपने झोले में से निकालता और वहाँ पे खाता। तो क्या हुआ कि एक दिन जब वो चौथे दिन जब वो वहाँ पर पहुँचा और ज़मीन में जैसे ही बैठा, तो एक आदमी उसको 2 दिन से वॉच कर रहा था। वो भी उसके साथ सफ़र कर रहा था। तो उसने उसको बुलाया, उसने बोला कि यहाँ आओ। तो वो आदमी जाता है, थोड़ा डरता है वो कि पता नहीं मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो वो जाता है उस आदमी के पास में, तो उसको वो पूछता है कि तुमने क्या इस शिप की, इस जहाज की टिकट ली है? तो बोलता है कि वो डर जाता है, सोचता है कि पता नहीं ये क्यों पूछ रहे हैं। बोलता है कि हाँ, मैंने साहब मैंने टिकट ली है, मैं मज़दूर आदमी हूँ लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरे पास ना टिकट है। तो वो अपनी टिकट दिखाता है, कहता है कि अच्छा वो तो मैं समझ गया था कि तुम्हारे पास में टिकट है क्योंकि बिना टिकट के तो तुम यहाँ हो ही नहीं सकते थे। लेकिन तुम ये बताओ कि जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम यहाँ ज़मीन में बैठ कर के अपना ये रूखा-सूखा क्यों खाते हो? तो वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने ये टिकट काटा हुआ है और यहाँ पर जो चीज़ें लगी हैं, मैं इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मतलब कि मैं इसको नहीं खा सकता हूँ और इसीलिए मैं बैठ कर के अपने साथ जो लाया हूँ, वही चुपचाप खा लेता हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा अपना टिकट दिखाओ। तो वो अपना, जो मज़दूर होता है, अपना टिकट देता है। कहता है तुमने इस टिकट को पढ़ा है कभी? तो बोला नहीं, मैं तो साहब अनपढ़ हूँ, गँवार हूँ, मुझे तो बस मैंने टिकट कटा लिया, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। तो वो बोलता है कि देखो, मेरे पास में फर्स्ट क्लास का टिकट है और तुम्हारे पास में थर्ड क्लास का टिकट है। अंतर इतना है कि तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहता हूँ, लेकिन इस शिप में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सुविधाएँ हैं, जो कि तुम्हें भी मिली हैं और मुझे भी मिली हैं। जैसे कि ये जो सारा खाना लगा हुआ है, ये सबके लिए है। ये तुम्हारे लिए भी है, ये हमारे लिए भी है, ये खाना सबके लिए है। और यहाँ पर जो अन्य सुविधाएँ इस शिप पे बहुत सारी हैं, जैसे कि लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, आप घूम फिर सकते हो सभी जगहों में। तो ये सबके लिए, ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। तो आपको इस टिकट में ये लिख के दिया गया है, लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसलिए आप अपनी इस यात्रा का आनंद सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो उस आदमी को बहुत हैरानी हुई और उसने सोचा कि यहाँ तो खाने के मुझे पैसे देने पड़ेंगे, जबकि ये सब मेरे टिकट में मुझे फ्री मिल रहा है, लेकिन मैं इन बातों से अनजान था।
तो उसने उस आदमी को थैंक यू बोला कि आपने मुझे बता दिया इन चीज़ों के बारे में, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और अब आपकी वज़ह से चलो ठीक है, मेरा आधा समय तो बीत गया, जो भी मेरे सफ़र का था। लेकिन कम से कम अब जो है मैं अपने आगे की ह जो मेरी जर्नी है, उसको मैं अच्छे तरीके से बिता सकता हूँ। तो फिर उस आदमी ने फिर बाकी के जो उसके 3 दिन बचे थे, मतलब कि 7-8 दिन का उसका सफ़र था, 3-4 दिन बीत चुका था। तो बाकी का जो उसका सफ़र था, फिर उसने खूब एन्जॉय करते हुए उस सफ़र को बिताया और अपनी मंज़िल पे पहुँचा, सिंगापुर अपना जहाँ पे उसको जाना था वो वहाँ पे पहुँच गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आप लोग को समझ में आया कि इस कहानी से क्या हमें सीख मिलती है? तो वो जो इंसान अपनी अज्ञानता के कारण अपने आप को गरीब मान रहा था, अपने आप को बेचारा मान रहा था कि उसके लिए वो चीज़ें नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करता है, वो योग्य नहीं है इन चीज़ों के। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी ईश्वर ने सबके लिए सेम टिकट काट रखा है। इस कहानी की शिक्षा ये है कि हमारे लिए भी ईश्वर ने सबके लिए सेम टिकट काट रखा है, लेकिन अज्ञानतावश हम उसके पीछे जो उन्होंने लिख कर के दिया है, हम उसको पढ़ते नहीं हैं। जैसे कोई मशीन होती है ना, उसका मैनुअल साथ में आता है, तो जब हम पढ़ लेते हैं, तो हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारी ज़िंदगी के साथ में कोई मैनुअल आता नहीं है ना, इसके लिए हम अपनी ज़िंदगी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब कि हमें तो अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम जी कैसे रहे हैं? हम रो-रो करके जी रहे हैं। हम अपने जीवन को समझ करके नहीं जी रहे हैं, है ना? तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर ने हम सबके लिए सेम व्यवस्था करी। अभी आप ये देखो कि जो हवा दी है, वो क्या अमीरों के लिए दी है? हम लोग गरीबों के लिए या किसी के लिए, सबके लिए समान रूप से नहीं दी, है ना? आप देखो कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, तो ये क्या इन पे कुछ लोगों का हक है? ये सबके लिए बनाया गया है। थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे करते रहिए ताकि मुझे समझ में आए कि सब समझ में आ रहा है, ऊपर से नहीं निकल जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मेरा मकसद समझाना है, केवल यहाँ पर लेक्चर देकर के नहीं चले जाना है। आप इन सब से मैनिफेस्टेशन को आप जोड़ के देखो कि आपके लिए हम सब ईश्वर की संतान हैं, ठीक है? और ईश्वर की बनाई हुई ये पूरी दुनिया है। जब हमारे बच्चे हैं, जैसे मान लो हम कुछ बनाते हैं, हमारी संपत्ति हम बनाते हैं, तो हमारी संपत्ति में हमारे बच्चों का हक तो ऑटोमैटिकली है ना, उसके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना? वैसे ही हम सब ईश्वर की संतान हैं। और जब हम ईश्वर की संतान हैं, तो ईश्वर की बनाई हुई पूरी दुनिया है। तो इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, सौभाग्य है, स्वास्थ्य है, ऐश्वर्य है, जो कुछ भी है, वो सब किसी 1-2 के लिए नहीं है, वो सब हम सबके लिए है। समझे अभी आप लोग? कि जो हम लोग सोचते हैं कि हम अरे यार! उसके पास ये चीज़ हो सकती है, मेरे पास मैं तो इस लायक नहीं हूँ। यहाँ पर हमारी सोच एक ब्लॉकेज बना देती है, ठीक है? इस वजह से लोग आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है? तो यही समझाने की कोशिश यहाँ पर इस कहानी में की गई है कि हम सबको ईश्वर ने एक टिकट दिया हुआ है, जिसके पीछे लिखा गया है कि आप जीवन में सभी चीज़ें पाने के योग्य हो। आपको जीवन में सब पाने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम वो चीज़ें अपनी अज्ञानतावश हम में से ज़्यादातर लोग क्लेम ही नहीं कर पाते। हमको पता ही नहीं है कि वो चीज़ें हमारे लिए भी बनी हैं, कि हम भी उसको डिज़र्व करते हैं, ठीक है? तो हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर हम शांति चाहते हैं, हम शांति पा सकते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, हम प्रेम पा सकते हैं, हम समृद्धि चाहते हैं, हम समृद्धि पा सकते हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं, ईश्वर ने सब कुछ पहले से ही उपलब्ध कर दिया है। देखिए, जो कुछ भी इस दुनिया में उपलब्ध है, हमने देखा है ऐसे स्वस्थ व्यक्तियों को जो 60-70 की उम्र में भी स्वस्थ हैं, आपने देखा है ऐसे लोगों को? तो इसका क्या मतलब है कि संसार में अच्छा स्वास्थ्य मौजूद है। आपने समृद्ध लोगों को देखा है, जो अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, खुश हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, है ना? जो खुश हैं, पॉज़िटिव है, सक्सेसफुल हैं। तो इसका क्या मतलब है? संसार में ये चीज़ें मौजूद हैं, है ना मौजूद, ये सारी चीज़ें? तो संसार में सारी व्यवस्था तो है, लेकिन हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम रेज़ हैंड नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग हैंड रेज़ नहीं करते, वैसे ज़िंदगी में हम लोग हैंड रेज़ नहीं कर रहे उसको क्लेम करने के लिए, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। जब हम हाथ ही नहीं उठा रहे हैं कि भाई हमें भी चाहिए ये चीज़, हम भी डिज़र्व करते हैं ये चीज़, तो बैक बेंचर्स की तरह हम पीछे ही रह जाते हैं, पीछे बैठे रह जाते हैं, है ना? तो ज़िंदगी में हर चीज़ को
क्लेम करना वही मैनिफेस्टेशन है। आप क्या पाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्या चाहते हो आप? अच्छी हेल्थ चाहते हो? आप अपने करियर में कुछ अच्छा चाहते हो? बच्चों के लिए कुछ अच्छा चाहते हो? जो कुछ भी अच्छा करना चाहते हो बस आप माँगो और आपको मिलेगा। आप दरवाज़ा खटखटाओ और दरवाज़ा खुलेगा। आप बस सर्च करना शुरू करो और वो आपके सामने आ जाएगा। और बहुत बार हम लोगों ने अपनी स्टोरीज़ में आपको बताया है कि हमारे मैनिफेस्टेशन ने कैसे काम किया है। मतलब हम लोगों ने जो चीज़ सोची, उसके बारे में सोचना शुरू किया, उससे रिलेटेड लोग मिलने लगे, उससे रिलेटेड जीवन में परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगीं और एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन जो पहला पॉइंट होता है, वहीं पर लोग अगर अटक जाते हैं, तो फिर चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है? तो ये तो रही मज़दूर की कहानी से हमने ये शिक्षा ली कि हम सबके पास में ईश्वर ने सेम चीज़ें दे के रखी हैं, बस हमको उसको क्लेम करना है, ठीक है? उन चीज़ों को क्लेम करना है। अब एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सब क्रिएटर हैं, मतलब हमको ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि हम जो भी चाहें, वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत पावरफुल बात है। तो इसके बारे में एक एक साइंटिफिक भी है और कुछ कहानियाँ भी हैं, जैसे हम सब ब्रह्मा जी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं। लेकिन आपने देखा है कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर राजस्थान में है। जैसे सभी भगवानों के आपने मंदिर देखे होंगे कि बहुत सारे मंदिर होते हैं, हमारे घर के आस-पास ही आप निकलोगे तो 4-5 मंदिर मिल जाएँगे शंकर जी के, गणेश जी के, हनुमान जी के, लक्ष्मी माता के, सरस्वती माता के, सबके मंदिर मिल जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के इस तरीके से कोई मंदिर क्यों नहीं मिलते हैं? तो कहा जाता है इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ तो हैं कि उनको श्राप मिला था। जो एक बार कोई ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, है ना? तो उसमें कब भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को जो है वो भेजा गया कि ये इस ज्योतिर्लिंग का ना तो आदि है ना अंत है, ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है। तो विष्णु जी नीचे की तरफ देखने गए और उन्होंने आके सच बताया कि हाँ, सही बात है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी गए देखने के लिए ऊपर की तरफ से, तो उन्होंने आके कह दिया और केतकी का जो फूल होता है उसको उन्होंने गवाह बना के पेश कर दिया कि हाँ, हमने देखा है कि इसकी शुरुआत जहाँ से होती है। तो इस बात पर शंकर जी नाराज़ हो गए और उन्होंने ऐसा कहानियों में है, कथाओं में है कि उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी या फिर तुम्हारा केतकी का जो फूल होता है उसको वर्जित कर दिया, ऐसे कहानियों कथाओं में है। लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, जो कि हमारे पूर्वज जो होते थे वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने हर चीज़ को, जो चीज़ इंसान को करनी चाहिए, उसको धर्म से जोड़ दिया, हर धर्म में। धर्म से जोड़ दिया क्योंकि जब धर्म से जोड़ेंगे तो लोग करेंगे। जैसे फास्टिंग होता है आप देखते हैं, फास्टिंग बनाई गई शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, लेकिन उसको जोड़ दिया गया धर्म से, व्रत, मान्यताएँ, क्योंकि लोग करेंगे नहीं तो करेंगे ही नहीं लोग। उसको एक मान्यता से जोड़ दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जैसे आप जो जो भी पात्र लेते हो, जब आप जल चढ़ाते हो, तो जब आपका जल नीचे गिरता है, उस धारा से जब आप सूर्य को देखते हो, जो धार गिर रही होती है, उस धार के बीच में से जब आप सूर्य को देखते हो, तो आपका पीनियल ग्लैंड यानी कि आपके यहाँ भौं के पीछे जो आज्ञा चक्र होता है, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है? उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, आपका लेफ्ट ब्रेन और आपका राइट ब्रेन जो है वो बैलेंस में आता है। आपका जो तार्किक ब्रेन होता है और आपको सही समझाने वाली जो बुद्धि होती है, वो आपकी बैलेंस में आती है। और वो जब बैलेंस में होती है, आपका दिन संतुलित होता है, आपका जीवन संतुलित होता है। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि जब आप सुबह सूर्य को अर्घ दोगे और उसके धार से आप जब सूर्य को देखते हैं, तो आपका पीनियल ग्लैंड जो होता है, आपका आज्ञा चक्र जो होता है, तो आपका थर्ड आई चक्र जो होता है, वो एक्टिवेट होता है। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, 12 बजे सो के उठेंगे और जाके पानी चढ़ा देंगे। उससे नहीं होता है, वो सुबह-सुबह का जो सूर्य उग रहा होता है लालिमा लिए हुए, उसके बारे में कहा गया था ये, कि जब उस समय आप इसको देखते हो, तब आपको ऐसा उसका फल मिलता है। तो उसको भी जोड़ा गया धर्म के साथ में, हालाँकि उसके पीछे ये रीज़न था। उसी तरीके से ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जैसे कि हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किसके लिए करते हैं? धन के लिए, सौभाग्य के लिए करते हैं। सरस्वती जी की पूजा करते हैं, बुद्धि के लिए करते हैं, विद्या के लिए करते हैं, है ना? उसी तरीके से हम हनुमान जी की पूजा करते हैं शक्ति के लिए, है ना? शम कृष्ण जी की पूजा करते हैं प्रेम के लिए, राधा कृष्ण जी की। ऐसे ही सबके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस बना हुआ है। तो जब ब्रह्मा जी की पूजा, मतलब ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता यानी कि वो क्रिएटर हैं।
तो ब्रह्मा जी की पूजा का विधान इसलिए नहीं बना क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि हर व्यक्ति एक क्रिएटर है। आपने बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। पढ़ा है नहीं? अहम ब्रह्मास्मि, ओम सोहम, हम ही ब्रह्म है। ये कोई अहंकार का भाव नहीं है, ये भाव है, आत्मा का भाव है कि हम उसका ही अंश हैं। वो जो ब्रह्मांड है, कहा गया है, हम उसका ही अंश हैं। तो हम ही ब्रह्मांड हैं। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा जी की पूजा करना ज़रूरी नहीं माना गया, इसलिए उनका एक ही मंदिर है इंडिया में, पुष्कर राजस्थान में, ठीक है? तो इसके पीछे ये कहानी है। तो क्या होता है कि हम लोगों के पास में वो शक्ति है, हमारे पास में क्रिएशन का पावर है, लेकिन हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी भी इंसान को कुछ भी करना हो, मतलब एक एक छोटा-सा काम करना हो, लेकिन अगर वो अपनी शक्ति को नहीं पहचानता कि उसके अंदर कितनी अनंत शक्ति छुपी हुई है और वो सिंपल उसको क्या है, वो अपनी अज्ञानता में कह दे, "अरे यार, मेरे तो ये बस की बात ही नहीं है।" जैसे सिंपल अगर लोगों को अपनी हेल्थ भी अच्छी करनी है, अगर उनको कोई आके कहे कि आप अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हो, आपको ये कुछ चीज़ें करनी है, आपको एक्सरसाइज़ करनी है, आपको डाइट ठीक से फॉलो करनी है, मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे साथ में तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मुझे ऑफ़िस जाना है, मुझे बच्चों को देखना है, आप इतने सारे एक्सक्यूज़ेज़। लेकिन वो इंसान नहीं जानता कि उसके अंदर अनंत शक्ति है कि वो अपना ऑफ़िस भी मैनेज कर सकता है, वो अपने बच्चों को भी देख सकता है, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकता है, वो अपने लिए अच्छा खाना भी बना के खा सकता है। उसके अंदर अनंत क्षमता है। लेकिन वो अपनी अनंत क्षमताओं को पहचानता नहीं है, उनमें मानता नहीं है, उनमें यकीन नहीं रखता, इसलिए वो उस चीज़ को क्लेम नहीं कर पाता। तो इस तरीके से आपके जीवन में आपके बहुत सारे सपने हो सकते हैं। आपके सपने अपने करियर से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके सपने अपने बच्चों से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके सपने अपने हेल्थ को लेकर के हो सकते हैं। जो भी सपना अभी आप लोग देखते हो, अब उसको मैं एक मैनिफेस्टेशन का रूल बताने वाली हूँ। आप सब अपने-अपने मैनिफेस्टेशन को उससे जोड़कर देखिए। ठीक है? आपका जो भी सपना है, आपके सेहत को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके जीवन को लेकर के, आप कोई घर चाहते हो, आप कोई गाड़ी चाहते हो, आप कुछ भी जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मैनिफेस्टेशन में ये बोला जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोला जाता है कि आप जो कुछ भी चाहते हो, वो असंभव नहीं है। लेकिन बस आपको उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। जो पहला जो चीज़ होता है कि आपको उसके ऊपर यकीन होना चाहिए, ठीक है? तो जो मैनिफेस्टेशन की जब बात आती है, तो सबसे पहले वो शुरू कहाँ से होता है? उसके 3 पार्ट होते हैं। उस पार्ट को आप सबसे पहले समझिए कि उसके जो पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? बीइंग, हैविंग और डूइंग। यानी कि बी मतलब कि वैसी आइडेंटिटी क्रिएट करना है। जो बात हुई थी वहाँ पर डिज़र्व करने की, जैसे वो मज़दूर अपने आप को योग्य नहीं समझ रहा था। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? जैसे कि आप मान लो कोई अच्छा घर चाहते हो। अब आप एक होता है कि आपको उस पे विश्वास है कि यस मैं इस अच्छे घर को पाने के योग्य हूँ। एक हो गया, एक इंसान ने कहा कि यार ये तो संभव ही नहीं है। मेरी तो आमदनी इतनी नहीं है, मेरे पास तो इतनी सेविंग ही नहीं है। मेरे लिए तो ये घर पॉसिबल ही नहीं है। पहला स्टेप जो आता है, वो ये आता है। तो पहला क्या स्टेप आया? बीइंग, यानी कि आप कैसा खुद उस लक्ष्य के लिए आप खुद को कैसा देखते हो कि आप उसको डिज़र्व करने के लिए अपने आप को लायक समझते हो कि नहीं? तो आप अपने गोल से उसको देखिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आज इस रूल को समझ जाओ। आपका कोई मैनिफेस्टेशन है, आपका कोई सपना है किसी का? आप लोग का कोई सपना है? कोई लक्ष्य है? कोई गोल है? मोटिवेशन है कोई? है? चलिए, तो अभी देखिए कि आप अपने आप को कैसा मानते हैं। अगर आपका कोई गोल है, कोई सपना है आप जो पूरा करना चाहते हैं। अभी सबसे पहला जो स्टेप है, आप देखो कि क्या आप मानते हो कि ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल? कैन आई डू इट? क्या आप कर सकते हो इसको? हाँ या ना? आपका मन क्या कहता है? आपका मन क्या कहता है? हाँ या ना? अगर आपका मन हाँ कहता है, बहुत अच्छी बात है, आप आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन वहीं पर आपको अटका देता है कि शायद, पता नहीं, हो सकता है, मेबी, तो यानी कि वहाँ पर ब्लॉकेज है। उसी ब्लॉकेज को हम लोग हील करना सीखेंगे, ठीक है? कि वो ब्लॉकेज कहाँ पर आ रहा है। सब लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम लोग आजकल सब कुछ सीखते हैं,
कि ये फला चीज़ का लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ और उसके बाद फिर उसको महसूस करो, उसके बारे में विजुअलाइज़ करो, उसको लिखो, फ़ील करो और उसको पालो। लेकिन बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन उनकी वो चीज़ पूरी ही नहीं होती है। वो क्यों पूरी नहीं होती है? क्योंकि वो फर्स्ट जो स्टेप होता है, उसमें ही अटक जाते हैं। क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है कि वो इस चीज़ के लायक हैं, वो इस चीज़ को पा सकते हैं, उनके लिए वो चीज़ संभव है। जैसे कोई अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहता है, अब सोचे कि मान लो कि उम्र हो गई है, तो अभी भी उसके पास में अगर 10 दलीलें इस प्रकार की पड़ी हैं, कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी तो करनी है, लेकिन मेरी तो एज हो गई है, मेरे को तो विश्वास नहीं है, मेरे को तो ये प्रॉब्लम, मेरे को तो वो प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी किंतु परंतु हैं, ये सब आपके ब्लॉकेज हैं। ठीक है? तो उन किंतु परंतु को एकदम दूर कर देना, मतलब कि जो एक होता है 100% विश्वास, अगर आपको घर चाहिए, तो आप विश्वास के साथ में हाँ, मुझे ये घर चाहिए और मुझे ये मिलेगा। जैसे जब मुझे ये घर चाहिए था, तो मैंने इस चीज़ में भी 1% की भी शंका नहीं डाली थी। हम इस घर में ऐसे ही रह रहे थे जैसे कि ये हमारा घर है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि हमें इस घर से जाना है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इस घर से जाना है और हम इस घर में ऐसे ही रह रहे थे जैसे ये हमारा ही घर है। जैसे हमने इसको पहले से ही परचेज़ कर लिया है, हम इसमें रह रहे हैं। तो आपको एकदम वैसा ही मानना होता है कि आपकी ज़िंदगी में वैसा ही हो चुका है, ठीक है? तो समझ गए? पहला जो पॉइंट आता है वो बन जाने का, बीइंग, यानी कि आप उसके लायक अपने आप को समझ रहे हो कि नहीं, सबसे पहला पॉइंट कि क्या आप उसको पॉसिबल मानते हो कि नहीं। दूसरा क्या करना है, ठीक है, अगर आप येस वाली कैटेगरी में हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है कि आपको उसको पाने के लिए रास्ता तलाश करना है। स्टार्ट फाइंडिंग अ वे, मतलब कि आप उसको अचीव करने के लिए आप देखो कि आप क्या-क्या कर सकते हो। फिर क्या करना है? उसको फ़ील करना है, महसूस करना है, जैसे कि आपने उसको पा लिया है। और उसके साथ-साथ में क्या करना है? उसको विजुअलाइज़ करना है, मतलब कि उसको देखना है। जब आप सोने जाते हो, जब आप खाली बैठते हो, आप विजुअलाइज़ करो, आपका घर बन गया है, क्या शानदार घर बना है, आप बढ़िया से उस घर में रह रहे हो, क्या मज़े ले रहे हो, पूरा आप सपने देखो। आपको कोई नौकरी चाहिए, करियर चाहिए, उसमें उन्नति, तरक्की चाहिए, पैसा चाहिए, फ़ील करो, बैठो, महसूस करो। पहला अगर आपने क्लियर कर लिया, पहला इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया, अब आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए तो फीलिंग अच्छी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं उसके बारे में सोच के, उसको पूरी तरीके से देख रहे हैं, अपनी आँखों में देख रहे हैं, अपने फ्रंटल लॉब पर देख रहे हैं, अपनी मेंटल स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोने के पहले देख रहे हैं, सुबह उठे तो देख रहे हैं। ये देखते, 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 करते-करते और उसके बारे में एक्शन लेते-लेते आपका जो भी सपना है वो एक दिन आपके सामने साकार रूप में आपको दिखाई पड़ने लग जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग कहाँ पर अटक जाते हैं? वो पहले ही पॉइंट पर अटक जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग चाहे मानो या ना मानो, पहले पॉइंट पर अटकते होंगे। जब कोई चीज़ ऐसी सोचते होंगे, तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं है? हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जैसे वेट लॉस करने के लिए आते हैं। अब क्या बहुत मतलब देखो ग्रुप में कितने लोग हैं? 200 के पास में, है ना? लेकिन कितने लोग आते हैं? यानी कि वो पहले से मान चुके हैं कि मेरा जो है वो पॉसिबल नहीं है, या बहुत सारे लोग 1-2 महीने में ही हार मान जाते हैं, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा। पर क्या ये पॉसिबल नहीं है? एक इंसान जैसे सीमा जी हैं, उन्होंने 40 केजी वेट लॉस कर दिया, तो अगले इंसान के लिए 40 केजी वेट लॉस पॉसिबल नहीं है क्या? है, लेकिन वो चीज़ देख ही नहीं पा रहा है। उसकी आँखों में वो सपना ही नहीं है, वो उसको उसको पता ही नहीं कि वो इसके योग्य है, वो इसको कर सकता है। तो जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोच, मेंटर ये सब मिलते हैं ना, वो आपको क्यों मिलते हैं? वो उसी व्यक्ति की तरह है वो जो टिकट देख के मज़दूर को बता रहा था ना कि भाई तुम्हारे पास में एक ऐसी टिकट है जिसको जिसमें लिखा हुआ है कि तुम सब चीज़ के योग्य हो। और हम लोग भी आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, राइटर्स होते हैं, कोचेज़ होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वो लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग, आप लोग सब चीज़ के योग्य हो, क्लेम करो। उसको देखो आप पा सकते हो और उसको पाने की तरफ आगे बढ़ो। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके सपनों को पाने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है? अब जब पहला पॉइंट आपने समझ लिया, किसी भी वजह से मान लो दिक्कत आ रही है ना? मान लो आपके पहले पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आना मतलब कि पूरी तरीके से ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है। देखिए हम जिस एनवायरनमेंट में, जिस तरीके से पले-बड़े हैं, हमारे लिए बहुत बड़े-बड़े सपने देख पाना कभी-कभी संभव नहीं होता। मान लो कि कोई एक इंसान गरीब है, वो सीधे ये नहीं सोचेगा कि मैं भाई अंबानी बन जाऊँगा, ठीक है?
उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उसकी जो मान्यताएँ रही, उसकी जो परवरिश रही, लेकिन एक बार सोच के देखें, सोचने में क्या बुराई है? तो उसमें अगर मान लो कोई रुकावटें आती हैं, तो उनको दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है? उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि देखो पहला पॉइंट में ही अगर कोई इंसान अटक गया, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सोच लिया कि मैं कभी वेट लॉस नहीं कर सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कभी कुछ अच्छा खोजेगा ही ना, तो वो डाइट खोजेगा, ना वो एक्सरसाइज़ के लिए कुछ खोजेगा, ना वो फ़ील कर पाएगा, ना वो विजुअलाइज़ेशन करेगा, ना वो कोई एक्शन लेगा, ना वो कभी पतला हो पाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान है उसने मन में सोच लिया कि यार अब ये गोल बनाया है मैंने, अब ऐसे तो नहीं रहना ज़िंदगी में, अब कुछ करना है, तो उसको फिर ऐसे लोग मिलने लग जाएँगे। उसको अच्छे लोग मिलेंगे, उसके जैसे आपने में से बहुत सारे लोग बताते हैं कि अब हम ये सोच रहे थे कि हमें ऐसा कुछ चाहिए या हमें कुछ ऐसा जगह चाहिए या हमें अपनी हेल्थ में कुछ अब अच्छा करना है, तो आपको हम लोग के बारे में पता चला। आपने कुछ ऐसा सोचा और उसके बाद में फिर आपको आपके जीवन में वो चीज़ प्रकट भी हो गई। किसी न किसी इंसान के माध्यम से, किसी न किसी जगह के माध्यम से आपके जीवन में वो चीज़ प्रकट हो गई। तो यानी कि आपने उसके बारे में सोचा, आपने विचार किया, आपने बात किया, आपने मनन किया, आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, तो आपको वो चीज़ मिल गई, है ना? तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है? तो अब क्या करना है मान लो कि अगर आपको जो मैनिफेस्टेशन का फ्लो होना चाहिए। अगर वहाँ पर बी में यानी कि आपके बिलीव करने में कोई दिक्कत आ रही है शुरुआत में, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको हील करना है, ठीक है? उसको हील करना है। अब उसको हील करने के लिए क्या-क्या करेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया कि आपका जो सपना है, उसको जो आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, जो आप पाना चाहते हो, उसको पाने में कोई भी जो आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है? कहीं एक पॉइंट में भी आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, तब आपको क्या करना है, जो सबसे पहला स्टेप आता है उसको हील करने के लिए, वो पॉइंट है कि आपको उसके प्रति अवेयर होना पड़ता है। आपको उसको जानना पड़ता है कि वो कौन-सा पॉइंट है। जैसे कि मान लो कोई इंसान अभी हेल्थ अच्छी करना तो चाहता है, लेकिन उसके माइंड में एक ये पॉइंट है कि मेरी उम्र हो चुकी है या फिर अब बहुत टाइम से ऐसा है, तो आपको इस चीज़ के प्रति अवेयर होना पड़ेगा कि वो इस उम्र ये उम्र बाधा नहीं है। ठीक है? या ये जो टाइम है ये मेरे लिए बाधा नहीं है या मेरा जो मैं बोलती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है वो बाधा नहीं है। ये केवल और केवल मेरे मन ने ऐसा मान रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले अवेयरनेस कि मैं किस बात से डर रही हूँ, मैं खुद को क्यों रोक रही हूँ और मेरे मन में मेरे मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए कौन से ऐसे वाक्य हैं जो मुझे रोकते हैं। ठीक है? सबसे पहला आपको अवेयर होना है, आपको कौन-सी चीज़ रोक रही है, ठीक है? आपने पहले सबसे पहले ये चीज़ देख लिया, ठीक है? अब आपने ये चीज़ समझ ली। अब रूट कॉज़ देखिए, ठीक है? कि ये लिमिटिंग बिलीफ कहाँ से आया? जैसे कल मैंने सुना था, अंशिका जी पता नहीं यहाँ पर है कि नहीं है आज, तो उन्होंने क्या कहा कि उनको एक डांस क्लास खोलनी तो है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने क्या बोला कि मुझे पता है चलेगी नहीं। तो उनके मन ने क्या बनाया, उनका सपना तो है, लेकिन अगले ही पल वो उस सपने को पूरा ना करने के लिए अपना एक एक्सक्यूज़ देती हैं, मुझे मालूम है कि वो चलेगा नहीं। तो ये क्या हुआ, ये ब्लॉकेज हुआ। अब ये ब्लॉकेज या ये लिमिटिंग बिलीफ ये आया कहाँ से? कहाँ से आया ये जो आपके मन में अगर आ रहा है, तो ये कहाँ से आया? तो ये बहुत सारी जगहों से आता है, जैसे कि बचपन की बातें हो गई, पेरेंट्स की बातें हो गई, जैसे होता है ना हम लोग के घर में बहुत सारी मान्यता दे दी जाती है, जैसे पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पैसा कमाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये सब सुनते, 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 सुनते हमारा माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हम अपनी मान्यता के हिसाब से जीवन जीने लग जाते हैं, छोटा जीवन जीने लग जाते हैं। हमें लगता है कि बस उतना ही बस हम पा सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो वो लोगों की बातों से, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से, फेलियर से, बहुत सारे ऐसे चीज़ों से हम वो बिलीफ लेके आ जाते हैं। तो अब क्या करना है? जब आपको रूट कॉज़ पता चल गया, अब आपको पता चल गया कि हाँ, ये बिलीफ यहाँ से आया है, तब उस बिलीफ को चेंज करना होगा, ठीक है? मान लो आपको कोई काम करना है, लेकिन आपको बचपन में बहुत बार ऐसा कहा गया कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। या तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग उसको ही अपना वो बना बैठ जाते हैं, है ना? और फिर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते या कह लीजिए कि वो मान ही नहीं पाते कि वो कभी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उसके पीछे वो लाइन काम करती है कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को जब आपने पहचान लिया, तो उस चीज़ को तोड़ना होता है। अब क्या है जब आपने पहचान लिया तो सबसे पहले तो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस लाना होता है कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब उससे जुड़ी हुई जितनी भी भावनाएँ थी, जो भी आपको कभी किसी ने बुरा महसूस कराया, आप फेल हुए कभी करने जा रहे थे, मतलब कि अगर कोई हेल्थ अच्छी करने गया, 4 बार पहले फेल हो चुका, उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिला,
तो आपको क्या करना है, अपनी उन फीलिंग्स को अब आपको रिलीज़ कर देना है। कैसे रिलीज़ करना है उसको, अपने इमोशंस को? उसके लिए आप लिख सकते हो। जैसे होता है ना कि बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हैं, जैसे कोई फीमेल है मान लो, वो कोई काम करना चाहती हैं। अपने जीवन के जो दिन जब उनको करना चाहिए था, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो कसक रह गई कि मुझे लाइफ़ में कुछ करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई। जब चाहे हम तब शुरुआत कर सकते हैं, है ना? जब आप शुरू करना चाहते हो, तो जो चीज़ें आपको रोकती हैं, कोई ऐसे इमोशन है जो आपको रोकते हैं, तो आपको क्या करना है? उन सारे इमोशंस को आपको रिलीज़ करना है आगे बढ़ने के लिए। कैसे? आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, जैसे काउंसलिंग की बात हुई थी। आप रो सकते हो, आप लोगों को माफ़ कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? मेडिटेशन कैसे करना है अभी बताती हूँ। उसके अलावा ब्रेथ वर्क हो सकता है, ईएफटी टेक्नीक हो सकती है। एक टेक्नीक होती है, कभी आप लोगों को करवाएँगे ईएफटी टेक्नीक, जिसके थ्रू अपने इमोशंस को रिलीज़ किया जाता है, जिसमें कि अपने कुछ हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, उनको टैपिंग किया जाता है। जैसे एक इसको कराटे चॉप बोलते हैं, इस पे टैपिंग किया जाता है, अपनी ये आईज़ के ऊपर इस पे टैपिंग किया जाता है, यहाँ पर टैपिंग किया जाता है और कुछ शब्द बोले जाते हैं, यहाँ पर टैपिंग किया जाता है, इस तरीके से टैपिंग किया जाता है, ऐसे टैपिंग किया जाता है, आपके जो कॉलर बोन होती है उसके नीचे टैपिंग किया जाता है, आपके आर्म्स के नीचे टैपिंग किया जाता है और उसके बाद सबसे लास्ट में मतलब कि ये पूरा सीक्वेंस होता है और इसके थ्रू टैपिंग करके अपने इमोशंस को रिलीज़ किया जाता है। बहुत ही मतलब कि रिलैक्सिंग होता है, आप अपने इमोशंस को छोड़ सकते हो, इसके थ्रू आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। इसको करते हुए इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपको इवनिंग के सेशन में कभी इसको ट्राई करवाएँगे, ठीक है? तो इसके थ्रू भी जो है लोग अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। जिन लोग का मेडिटेशन में मन नहीं लगता या मेडिटेशन आपसे होता नहीं है, आपके ज़्यादा विचार इधर-उधर चले जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे जब आप सही तरीका अगर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन करना है कोई, ठीक है? तो आपको अपनी एनर्जी जो है उस जगह पे लगानी होती है। तो आपको क्या करना होता है, जब आप मेडिटेशन में बैठो, तो आप थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से पहले साँस लो। क्या होता है कि साँस ऑटोमैटिक चल रही होती है, तो इसलिए जब हम केवल वैसे मैं कहती हूँ कि आप साँसों पर फ़ोकस करो, तो जब ऑटोमैटिक चल रही है, तो आपका ध्यान उतना जाएगा नहीं और वो विचारों पे भटकेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ज़ोर-ज़ोर से साँस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। ऐसा कम से कम 15-20 बार तक ज़ोर से साँस लेनी है, ज़ोर से साँस छोड़नी है। चाहे वो आप नाक से साँस लो, नाक से छोड़ो या नाक से साँस लो और मुँह से छोड़ो, ऐसा आप ज़ोर-ज़ोर से 15 से 20 बार करो। और जब आप ऐसा करोगे, तो क्योंकि आप पूरा एफर्ट लगा के उसको कर रहे हो, तो आपका ध्यान आपकी साँसों की तरफ चला जाएगा। और फिर जब आप थोड़ा छोड़ोगे, 15-20 बार आपने कर लिया और जब आप रिलैक्स होगे, तो जो उससे वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है आपकी बॉडी में, जो आप थके हुए हैं, जो आपको अभी जो फ़ील हो रहा है, पूरा ध्यान उसके ऊपर लगा दो। वो उस समय पूरा ध्यान आपका आपकी साँसों के ऊपर चला जाएगा और थोड़ी-सी ऐसे-ऐसे प्रैक्टिस से आपका ध्यान मज़बूत होता चला जाएगा। और जब आप ध्यान में बैठो, तो आपको लाइफ में जो भी चाहिए, जो आपका गोल है, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो इंटेंशन लेकर के बैठो। इंटेंशन बहुत पावरफुल होता है। जितनी भी हीलिंग होती है, हम लोग जैसे जो थेरेपी करते हैं, हीलिंग करते हैं, सब कुछ इंटेंशन डाल के करते हैं। जैसे मुझे किसी की पैर के दर्द को अच्छा करना है होता है, तो मैं इंटेंशन डालती हूँ कि हीलिंग करने के पहले कि फला व्यक्ति के जो पैरों में ये दर्द है, इसको मैं हील करने जा रही हूँ, उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो रहा है। तो हम इंटेंशन डालते हैं, उसके बाद हम जो हम लोगों को अट्यूनमेंट मिला है, दिव्य शक्ति को बुलाते हैं, उसके थ्रू अपनी प्राण ऊर्जा से दूसरे को हील करते हैं। आप क्या कर सकते हो जिसको जो लोग अट्यून नहीं है, आप केवल और सिंपल बस बैठो, अपना प्रार्थना करो, अपनी जो भी जिन भी भगवान को, ईश्वर को आप मानते हो, प्रार्थना करो, अपना इंटेंशन डालो कि भाई मैं अपने जीवन में ये चीज़ें अच्छी करना चाहती हूँ और ये मेरे सपने, ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, इसको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, पूरा करना चाहती हूँ। ठीक है? अपना पूरा इंटेंशन आपने डाल दिया और अब फिर आपने अपने साँसों पर पूरा ध्यान लगाया। तेज़ आपने साँसें ली, छोड़ी, ली, छोड़ी, ली, छोड़ी और अब आप अपने ध्यान में थोड़ी देर के लिए बैठ गए। जितना भी लगता है, मतलब कि आपको सोचना नहीं, फिर आपने साँस ली, फिर आप बैठे, जितनी देर आप बैठ पाए, फिर उसके बीच में कोई विचार आ भी रहा है, तो आपको उलझना नहीं है। आपको बस एक दृष्टा की तरह उसको देखना है। बस आपने देखा, आएगा, चला जाएगा। आप उसको छेड़ो नहीं, उसमें इन्वॉल्व मत हो, बस। और जितनी देर आप बैठ सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, बस।
उससे ज़्यादा नहीं कि आपको आधा 1 घंटा बैठना है, कुछ नहीं। बस आप उतनी देर बैठो, हो गया। फिर आप उतनी-उतनी देर की आप बस प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ से आपके इमोशंस रिलीज़ होते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है और फिर आप अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हो। फिर क्या होता है, रिफ्रेम द स्टोरी। अब तक आपने मन में जो स्टोरी बना के रखी हुई है ना कि ये आपके बस का नहीं है, ये नहीं हो सकता आपके जीवन में, अब आपको क्या करना है, उस स्टोरी को चेंज कर देना है। आप क्रिएटर हो ना, तो आपको अपनी लाइफ की स्टोरी को क्रिएट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक नई कहानी लिखनी पड़ेगी। तो आपको नई कहानी लिखनी है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, आपके बस का है। आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, आप लिखिए मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, मैं सब चीज़ें कर रही हूँ। आप उस चीज़ को लिख दो, अपनी नई कहानी बना लो, ठीक है? अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, पहले आप सोचते थे कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती। अब आप बोलो कि मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, तो आप बोलो कि मेरा शरीर हर दिन हील हो रहा है। अपनी स्टोरी को, अपने शब्दों को बिल्कुल बदल दीजिए, ठीक है? और आपके ब्रेन को क्या चाहिए होता है, जब वो मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो उसको प्रूफ चाहिए होता है। तो जो आपकी छोटी-छोटी सफलताएँ हैं ना, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने कभी सीख करके थोड़ा-थोड़ा जो भी मैनिफेस्टेशन से पूरा किया होगा, तो आप अपने आप को याद दिलाओ कि मैंने इतने दिनों में ये चीज़ें अच्छी कर ली थी। जैसे किसी ने कह सकता है कि मैंने इतने दिनों में मैनिफेस्टेशन करके अपना वेट लॉस कर लिया था, या मैंने अपनी ये हेल्थ अच्छी कर ली थी, मैंने ये कर लिया था, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों को याद करो और फिर उसके बाद अपने ब्रेन को बताओ कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। हाँ, मैं वर्दी हूँ। मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है? तो आपको फिर ये चीज़ करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आपको स्ट्रेस में नहीं जाना है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, तो आपका ब्रेन जो है वो सर्वाइवल मोड पर आ जाता है और सर्वाइवल मोड पे कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। तो इसलिए स्ट्रेस को छोड़ना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम लोग ये सीख जाते हैं ना, मेडिटेशन, आपका पॉजिटिव अफ़र्मेशन, नींद अच्छी होती है, आप सनलाइट लेते हो, आप काउंसलिंग ले लेते हो, रिलीज़ करना सीख जाते हो, तो आपकी स्ट्रेस जो है वो भी गायब हो जाती है, ठीक है? और जब आपकी स्ट्रेस गायब हो जाती है, तो आप बढ़िया से महसूस करो, विजुअलाइज़ करो और फिर उससे ज़रूरी जो इंस्पायर्ड एक्शंस हैं, जैसे किसी को अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अब आपने सोच लिया कि येस, मैं अच्छी हेल्थ के योग्य हूँ, मैं अच्छी हेल्थ के लायक हूँ और अब मैं अपनी हेल्थ अच्छी कर सकती हूँ। अब अपने आप को महसूस करो, देखो एक अच्छी हेल्थ में और रोज़ उठ के एक्सरसाइज़ करिए, रोज़ बढ़िया खाना खाइए, है ना? ऐसे कोई करियर में सफल होना चाहता है, अपने सपने बनाइए, गोल बनाइए, रोज़ उठिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, उसके लिए ज़रूरी एक्शन लीजिए, है ना? तो रोज़ मेहनत करते जो भी आपकी मंज़िल थी, जो आपके सपने थे, आप आराम से एक दिन वहाँ पर पहुँच जाओगे, है कि नहीं? और अगर बैठे रोते रहे कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो क्या होगा? फिर तो रोते ही रहो। फिर कभी हम उसको जीवन में फिर दूसरों के ऊपर दोष डालेंगे हम कि इसके वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से वो नहीं हुआ, उसकी वजह से वो नहीं हुआ। क्योंकि अपनी लाइफ के क्रिएटर तो हम थे, हमने ज़िम्मेदारी तो ली नहीं, तो होगा कैसे? कोई और थोड़ी ना हमारी ज़िंदगी को बनाएगा, है ना? तो जब खुद की ज़िंदगी को बनाना है, खुद के सपने को पूरा करना है, तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद उठाना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में हर चीज़ संभव है। जब इंसान इस धरती पे आया था, आप देखो स्टोन युग से अगर आप देखो जब जंगलों में रहता था, तो जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे-वैसे आदमी ने सब बनाया ना। आग की ज़रूरत पड़ी तो पत्थर घिस के आग निकाल लिया, रहने की ज़रूरत पड़ी तो धीरे-धीरे सब कुछ काट के घर बना लिया, है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन्वेंशन करते-करते, इवॉल्व होते-होते आज हम लोग कहाँ पहुँच गए? तो किसने किया ये सब? इंसानों ने ही तो किया। तो आपके लिए कोई चीज़ असंभव कैसे हो सकती है? आज आप बहुत डरते हो कि मेरे से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आज मान लो आपके घर में कोई ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है कि अब आपको ये चीज़ करनी ही है। आप करोगे कि नहीं करोगे? अभी आपको नॉर्मली बोल दिया जाए कि ये जो दीवार है आपके सामने, उस दीवार को फोड़ दो, तोड़ दो उस दीवार को। कोई नहीं जाएगा उस दीवार को तोड़ने, कहेगा भैया मेरे बस की बात नहीं है दीवार को तोड़ना। मैं थोड़ी ना ये दीवार को तोड़ पाऊँगी। और उस दीवार फिर आपको ये कहा जाए कि उस दीवार के पीछे आपका कोई अपना है जो कि मुसीबत में है, उसको मदद की ज़रूरत है। फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? हथौड़ा लेके आओगे, जो भी लेके आओगे आप कहीं से कुछ भी पूरी ताकत शक्ति लगा दोगे और आप उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करोगे और हो सकता है कि आप उस दीवार को तोड़ भी लो, है कि नहीं है? तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है।
तो जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो कि ये चीज़ आपके जीवन के लिए ज़रूरी है और आप उसको पाना चाहते हैं, तो आप जीवन में सब फोड़ देंगे फिर। बस उस चीज़ को ज़रूरी मान लीजिए। तो धन्यवाद इतने प्यार से सुनने के लिए। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा